हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको टोटल 8 क्वेश्चन से मिलवाएंगे और 8 क्वेश्चन में आप लोग को कम से कम की बात करूं तो 10 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। इसलिए वीडियो को यार बिल्कुल भी स्किप मत करना यार। यदि आप वीडियो को छोड़ के जाते हो तो 10 मार्क्स आपका कट जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा टाइम देंगे इस वीडियो को समझने के लिए। पूर्ण पेन आज के इस वीडियो में ना ऐसे क्वेश्चन को हम लिए हैं जो कि हर साल प्रत्येक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। क्या क्या क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, मेजनी कौन था। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तीसरा क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। टॉप अप क्वेश्चन है सारे, और सारे क्वेश्चन आप लोग के बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चौथा है, कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखो। बिल्कुल इस बात को समझेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। पांचवा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। सातवां क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी में जुलाई क्रांति का विवरण करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्र संग्राम का वर्णन करें। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पे, मेजनी कौन था। देखिए दोस्त, मेजनी जो था एक साहित्यकार, विचारों का योग्य सेनापति था। साहित्यकार, विचारों के योग्य सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, जो कि आगे चलकर इटली और जर्मनी इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पूछा जाएगा यदि मेजनी कौन था, तो सिंपल सा आंसर करेंगे, मेजनी एक साहित्यकार, योग्य सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से कुछ। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कह रहे जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। देखिए ऑस्ट्रिया जो है भूमिका कैसे निभाई थी ये देख लीजिए। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर, मतलब एक दूसरे से लड़ाई करके जीता जाता था, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, जर्मन क्षेत्र को जीतकर जर्मन राइन संघ का गठन कर लिया, जिससे जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का जो है उदय तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि हम नहीं मानेंगे, कहते हैं ना ये जो आप लागू कर रहे हैं इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो उसी तरह से किंतु दक्षिण के जर्मन के जो लोग थे इसका विरोध करने लगा, भाई हम राइन संघ का जो गठन किए हो हम उसको नहीं मानने वाले हैं। तो उससे जो है कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसी बीच क्या क्या ऑस्ट्रिया और प्रास ने मिलकर उन जो बोल रहा था नहीं मानेंगे, जो आदमी विरोध कर रहे थे, जर्मन के लोग इसका विरोध जो कर रहे थे, ऑस्ट्रिया और प्रास ने मिलकर उसको बस दबोच दिया। बोला भाई तो तुमको तो मानना ही होगा। कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है खूनी रविवार क्या है। देखिए खूनी रविवार आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना खूनी रविवार कब हुआ था, तो कहेंगे 9 जनवरी 1905 ईस्वी के बीच हुआ था। चलिए अगला, खूनी रविवार क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम लोग को, या कोई चीज़ नेता वगैरह गलत करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। आप लोग भी जानते हैं, विरोध करते हैं ना जी, ये गलत नेता है, इसको वोट मत करो, ये करो, उसका पुतला जलाया जाता था। ये आज से नहीं, बहुत ही पहले से चल रहा कि हमारी मांगें पूरी करो। हमारे गांव में सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, अगेड़ा बगेड़ा जो भी है नहीं है, वो हमारी मांगें पूरी करो। या तो हम लोग रोड जाम कर देते हैं या प्रशासन को जाम कर देते हैं, मतलब उसके आगे जाके नारा लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार खूनी रविवार की घटना है।
9 जनवरी 1905 ईस्वी की बात है। रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र क्या होता है, मतलब अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र को लेकर जार की महल की ओर जा रहा था। ठीक है, जिस जार की सेनाओं ने उस जार की सेना जो था उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर जो है बिना बताए पूर्वक उन पर गोलियां बरसा दी। बिना पूछा ना पूछा और डायरेक्ट गोली बरसा दिया, जिसमें हज़ारों मजदूर मर गए, हज़ारों मजदूर घायल भी हो गए। और उस दिन जो था सोमवार मंगलवार नहीं था, उस दिन का नाम था रविवार, और उस दिन था रविवार, इसलिए उस घटना को हम लोग याद करते हैं। रविवार की जो घटना था खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या याद रखना है, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को ये घटना घटी थी। रूस की जनता प्रार्थना पत्र लेकर जार महल की ओर जा रहा था, जिस पर जार के सैनिकों ने उसे बिना पूछे माते ही गोली बरसा दी। चलिए चौथा क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से हम लोग समझते हैं। कला कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हम लोग पहले देख लेते हैं, कब हुआ था, 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत के मेधुआ शहर में। कौन सा शहर में, मेधुआ शहर में। ठीक है, उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था। उसने अच्छा अध्ययन किया था, जिसके कारण वो रूस में जो है राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने के लिए आगे बढ़ा, मतलब अग्रसर हुआ। उन्होंने 1868 में दास, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। पूछा जाए कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो सीधे भाई साहब ना आंसर करना है, कार्ल मार्क्स की रचना है, और जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। हम आपको पहले निम्नलिखित सिद्धांत को बता देते हैं, इसको डिटेल से हम लोग नहीं जानेंगे, फिलहाल सिद्धांत पूछा गया। द्वैतात्मक, जिसको हम लोग अपने भाषा में भौतिकवाद के सिद्धांत कहते हैं। वर्ग विहीन, राज्य विहीन का सिद्धांत। अगला है तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। देखिए लेनिन बहुत बड़ा काम की है, इसलिए इसकी आर्थिक को जानना ज़रूरी है। देखिए रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई। मतलब सीमित संपत्ति, हमारे पास एगो मोबाइल है तो हम एक ही मोबाइल नहीं रखें, 2 गो रख सकते हैं। पहले जो था आपको हम बोल दे यदि सीमित मोबाइल रखना है, मतलब एक ही को फ़ोन रखना है, तो आप एक ही को फ़ोन रख सकते हो। इस चीज़ से उसने लोगों को छुटकारा दिलाया, मतलब छूट दी, और रेलवे और बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंक, रेलवे और बैंक जो थे उसको राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, मतलब चर्च में जो संपत्ति थे उसको जब्त कर ली गई, जिससे उद्योग में वस्तुओं के उत्पादों में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस के लोग जो है इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे स्थिति भी काफ़ी मजबूत हो गई। अगला क्वेश्चन है छठा। देखिए छठा यदि पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया था, तो भाई साहब आंसर करना है गांधी जी ने किया था। चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति संबंधित है। यदि हम अपने शब्द में आपको बताएं, देखिए अंग्रेज जो थे किसान से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। मतलब उनका कहना था भाई नील की ही खेती करो और दूसरे चीज़ की खेती ना करो। इस बात को भी किसान लोग ने अपने बात को मान लिया कि भाई हम चल ठीक है नीले का खेती करेंगे। लेकिन अंग्रेज के बाद जो होते थे बागान मालिक, दूसरा और बागान मालिक जो थे, उस खेत के जो मालिक थे उसका लगान में काफ़ी वृद्धि हो गया। क्या वृद्धि हो गया कि पहले 1 कुंटल लेते थे, 1 कट्ठा या बीघा, मान लो इस चीज़ की तो नहीं बात है, 1 कट्ठा या बीघा में यदि 1 कुंटल लेते थे तो उसने वृद्धि कर दिया, नहीं भाई अब हम लोग 2 कुंटल लेंगे। कौन? किसान के जो बागान के मालिक थे वो कहने लगे। ऐसे में किसान हो गए बहुत ज़्यादा खफा, और खफा हो गए तो इसका मतलब होता है ना किसान ज़्यादा परेशान हो गए, तो लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया गया, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः गांधी जी ने
1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। मतलब जहां गांधी जी पहुंचा और वहां आंदोलन ना हो, ऐसा कोई बात ही नहीं था। इसलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की आंदोलन शुरू किया, उसका विरोध किया और लास्ट में ब्रिटिश सरकार को यहाँ से जाना पड़ा और वो अपना झोला झपटा लेके उस चीज़ को हटा दिया और चला गया। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में 7वां नंबर है 1830 ईस्वी के जुलाई क्रांति का वर्णन करें। चलिए समझ लेते हैं जुलाई क्रांति क्या है। तो इसको अच्छी तरह समझिएगा आप लोग, जुलाई क्रांति क्या है इसको अच्छी तरह समझेंगे हल्का, ठीक है। कह रहा फ्रांस में बुबरो का शासन था। फ्रांस में किसका शासन था? तो बुबरो का शासन था, जिसके शासक चार्ल्स 10वां और निरकुश शासक था, जो फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना और लोकतांत्रिक भावनाओं को कठोरतापूर्वक लेकर चलने को काम किया था। मतलब बुर्बो का जो फ्रांस में जो शासन थे, फ्रांस में बुर्बो का शासन था, वो इतना कठोरता से काम करते थे, किसी को मतलब सही सम्मानित नहीं किया जाता था। कहने का मतलब किसी को रोजगार, किसी को बेरोजगार, और रोजगार में भी कठोरता इतनी थी कि वहाँ के आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उसने प्रतिक्रियावादी नेता पोलिंग नेव को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जिसके विरुद्ध घोर असंतोष फैल गया। चार्ल्स 10वां ने वेवर्दियों के विरोध में, ठीक है, 18 जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में युद्ध की शुरुआत हो गई इसी तरह से, और चार्ल्स 10वां गड्डी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। भाई जब लड़ाई हुआ, हर किसी का फैसला हुआ कि भाई हम ये सब चीज़ नहीं मानेंगे, इतना कठोरता से हम अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे और सब एकजुट हो जाएंगे, तो किसी को हम छोड़ेंगे? सबको तो छोड़कर जाना ही होगा। इसलिए ये अपनी भलाई इसी में समझा और इंग्लैंड छोड़कर भाग गया। इंग्लैंड भी भाग गया, ठीक है, फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार फ्रांस में बुबरो वंश का अंत हो गया। इस क्रांति को इतिहास में जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्रांति कब हुआ था? 18 जुलाई 1830 ईस्वी में मारपीट मतलब युद्ध की शुरुआत किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 8वां नंबर कुछ इस प्रकार है, कह रहा यूनानी स्वतंत्र संग्राम का वर्णन करें। बहुत अच्छा से हम लोग वर्णन करते हुए आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है फ्रांसीसी क्रांतियों से प्रभावित होकर यूनानियों ने भी राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो गया था। फ्रांसीसियों की क्रांति से जब देखा फ्रांस में क्रांति प्रभावित होकर, जो उससे प्रभावित होकर मतलब एक दूसरे को देखते हैं ना कि वो लड़का ज़्यादा पढ़ रहा है, सपोज कीजिए नेक्स्ट आपका जो फ्रेंड्स वगैरह है वो अच्छा खासा पढ़ रहा है, अच्छा खासा उसको नॉलेज है, उससे हम लोग क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं, नहीं भाई हमको भी पढ़ना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों ने भी राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। यूनानी तुर्की के अंगों के रूप में माना जाता था। अब देखिए यहाँ से एक नया ट्विस्ट ये आ रहा है, इस बात को समझेंगे। यूनानी जो थे, यूनानी तुर्की के अंगों के रूप में माना जाता था, अतः तुर्की ने यूनानी आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। ये यूनानी जो थे अपना आंदोलन कर रहा था, भाई हमें फ्रीडम फाइटर छोड़ दो, जिस तरह फ्रांसीसी क्रांति हो रहा, फ्रांस के आदमी रह रहे हैं उसी तरह हम लोग को भी रहने दो, सामाजिक तौर पे उसी तरह हम लोग को करने दो। लेकिन इस आंदोलन को उसने दबोच लिया। कौन दबोच लिया? तुर्की ने। तुर्की तो इसका जो है कोई ना कोई तोड़ निकलना ही था। रूस यूनान का पक्ष में था। तब इधर से भाई साहब ये रूस आया, बोला नहीं हम तुमको अकेला नहीं जाने देंगे, ठीक है, अकेला तुमको लड़ना नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। जो सच के साथ काम करते हैं उसका तो हर कोई साथी बन जाता है। उसी तरह रूस यूनान के पक्ष में था, किंतु ऑस्ट्रिया उसका विरोधी था। लेकिन ऑस्ट्रिया जो था उसका विरोधी था। पूरे यूरोप में यूनान का ज़बरदस्त समर्थन मिला। मतलब यूनानी की बात किया जाए, यूनानी का ज़बरदस्त समर्थन मिला। सब लोगों ने, पूरे यूरोप के लोगों ने उसका समर्थन किया और एकजुट होकर उसने तुर्की वाले से लड़ाई किया, युद्ध किया।
और यहाँ पे देख लें, जिससे तुर्की और यूनानियों में ज़बरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें तुर्की बुरी तरह हार गए, यहाँ पे हार गए, ठीक है। और 1832 ईस्वी में यूनानी को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना गया। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग आसान भाषा में समझ गए। जब दोनों मिलके रूस और यूनान एक पक्ष में हो गए और दोनों ने एक ज़बरदस्त समर्थन मिला और एक दूसरे को एकत्रित हो गए, सपोर्ट करने लगे एक दूसरे को, तो तुर्की सोचा भाई अब तो हम लोग को जाना ही है, टिकट कटाए। तो उसने उससे पहले लड़ाई किया, उसके बाद उसने विजय पा लिया और तुर्की बुरा तरह से हार गया। तो 1832 ईस्वी में यूनानी एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाम से घोषित हो गया। तो इतना आप लोग को समझना था, तो मैं आप लोग को बिल्कुल ही समझा दिया। तो लड़ाई भी पहले कुछ इस प्रकार से होता था, आप लोग देख ले, एक झंडे के लिए इतनी लड़ाई होती थी, एक लास्ट के लिए इतनी लड़ाई होती थी, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, बिल्कुल इस बात को यदि आप लोग समझ गए होंगे तो यार प्लीज़ क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि यदि आप लाइक करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लेके आऊँगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ भाई, चैनल पे नए हो, चैनल को कर क्या रहे हो अभी तक, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे दूसरे के बाद शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।